जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वर आपका स्वागत करता हूं। आज हम 3 अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली जो हमारी गवर्नमेंट जॉब की बात है उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूं। सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 है उसके होने की संभावना सितंबर में है। तो सितंबर में ये एग्जाम हो सकता है और इसके अंदर यानी ये जो सीईटी है ये एक तरह से एक छटनी किया जाएगा बच्चों को। जैसे पहले होता था कि डायरेक्ट जो बोर्ड होता था एसएससी, आरआरबी, ये अलग अलग अपने एग्जाम लेता था, लेकिन अब सीईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसमें एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस ये सारे जितनी भी भर्तियां निकालते हैं इन सभी भर्तियों को इसके अंतर्गत लिया जाएगा। तो ये जो फैसला आया है, ये मतलब सोच विचार जो चल रहा है, हो सकता है इसमें कहा गया है कि सितंबर में इसका पेपर होगा। तो इसके लिए समय से पहले ही पूरी नोटिफिकेशन वगैरह आपको बता दी जाएंगी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा ये बयान दिया गया है और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एनआरए है उसके द्वारा ये पूरा व्यवस्था संभाली जा रही है। यानी कि एनआरए ये एग्जाम लेगी और एनआरए के माध्यम से ही सारे काम होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने इसको करंट अफेयर में रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अगर यहां से अगर पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जितने भी सीईटी एग्जाम्स हैं फॉर द गवर्नमेंट जॉब ये कौन कंडक्ट कर रहा है। तो ये एक एजेंसी तैयार की गई है, इस एजेंसी का गठन हो चुका है एनआरए का, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी, अलग अलग बोर्ड्स के लिए काम करेगी। तो आप ये चीज जरूर वहां पर टिक कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बीमा क्षेत्र की, यानी कि हम बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर की। तो बीमा क्षेत्र में आप देखोगे एफडीआई 49% था पहले, जो अब बढ़ा दिया गया है और उसको 74% कर दिया गया है। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ भी है, लिखा हुआ भी है 74%। तो ये संशोधन हो चुका है बीमा सेक्टर में, यानी बीमा क्षेत्र में। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 10 मार्च 2021 को ये मंजूरी मिल चुकी है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो अब हमारे बीमा क्षेत्र में 49% से 49% से बढ़कर 74% तक निवेश आराम से हो सकता है, जो एफडीआई के माध्यम से होता है। यहां एक बात और मैं आपको बता दूं, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका मतलब होता है कि विदेशों से लगाया जाने वाला पैसा हमारे देश में। तो ये जो विदेशी पैसा है जो हमारे देश में लगाया जाता है वो अब पहले 49% तक लगाया जा सकता था इस क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में, अब वो 74% तक लगाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मिताली राज की। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली भारतीय महिला। तो मिताली राज के नाम ये रिकॉर्ड कायम किया है। और हम भारत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में ये दूसरी महिला है 10,000 रन बनाने वाली जो इंडियन है। इनका नाम है मिताली राज। तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे और इसी पे टिक करेंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष के जगत की। फ्रांस ने किया अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास, यानी पहला सैन्य अभ्यास फ्रांस के द्वारा कब किया गया? तो 1965, मतलब ये जो वर्ष है 1965, फ्रांसीसी उपग्रह है उसका नाम है एस्टर एक्स। ये नाम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस नाम को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, थोड़ा फॉरेनर नेम है। तो इस एस्टर एक्स नाम से इन्होंने ये 1965 में ये चीजें तैयार की थी, इसके कक्ष में ये चीजें गई थी। तो ये जो जाएगा सैन्य अभ्यास जो किया जाएगा, ये इसका मकसद क्या है? यानी कि अब अंतरिक्ष में अपने प्रभाव को बढ़ाना फ्रांस जैसे देशों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो इसलिए उन्होंने इस अभ्यास की शुरुआत की 8 मार्च से लेकर 12 मार्च तक। यानी आप देख सकते हैं 8 मार्च को शुरू हुआ और 12 मार्च तक ये मतलब चला, ये व्यवस्था पूरी हुई। और इन्होंने जो अपना बजट बनाया है वो 2019 से 2025 की अवधि का ये बजट बनाया अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास का। और इसमें इन्होंने बताया कि ये जो निवेश करेंगे वो 4.3 बिलियन यूरो तक इन्होंने अपने रक्षा बजट को पहुंचाने की बात की है। यानी कि वहां के जो रक्षा मंत्री फ्लोरेंस हैं उन्होंने भी ये बात कही। कुल मिलाकर फ्रांस सैन्य सुरक्षा के मामलों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वक्त की जरूरत को समझते हुए ये फैसला ले रहा है। तो फ्रांस ने सबसे पहला ये सैन्य अभ्यास करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। उसके बाद
फ्रांस के बाद हम बात करते हैं क्वाड की। क्वाड जो है एक शिखर सम्मेलन, क्वाड एक बहुत बड़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा यूरोपीय संघ के बारे में, सार्क के बारे में, यानी दक्षिण जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन या सार्क या आसियान, इसी तरह से क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्षेत्रीय संगठन है। इस संगठन को ने एक योजना, एक सम्मेलन चतुर्भुज सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से शुरू किया। इस सम्मेलन में मतलब पहला सम्मेलन ये जो हुआ इसका 12 मार्च 2021 को हुआ। क्वाड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पहला सम्मेलन था ये 12 मार्च को, और इसके सम्मेलन का नाम था चतुर्भुज सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, चतुर्भुज सुरक्षा शिखर सम्मेलन। अब इसमें पीएम मोदी बोले थे और इन्होंने क्या बोला कि जो क्वाड है उसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता आएगी। तो यानी कि क्वाड देश क्या करेंगे, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता कायम करेंगे, उसकी आधारशिला है ये क्वाड। तो क्वाड जो है शिखर सम्मेलन है, उसके शिखर सम्मेलन का नाम है चतुर्भुज सुरक्षा शिखर सम्मेलन। कब हुआ है? 12 मार्च को हुआ है। तो ये दोनों बातें आप इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सम्मेलन में कौन कौन थे? जापान यानी जापान के पीएम योशिहाइड सुगा थे, यूएसए के प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे स्कॉट मॉरिसन। ये 3 लोग इसमें शामिल थे स्क्वाड में, और ये एक अनौपचारिक मंच है जिसका उद्देश्य है क्या? अर्थव्यवस्था में भागीदारी करना, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना, और सब देश जितने भी क्वाड के जो सदस्य देश हैं मिलजुल कर पूरे विश्व में शांति की स्थापना करेंगे। तो ये स्क्वाड जो है एक अनौपचारिक मंच है, एक क्षेत्रीय संगठन है, ये आप कह सकते हैं। और ये आप उनकी फाइल फोटो देख सकते हैं, मोदी जी हैं, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जापान है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारे मतलब लोग मिलकर क्वाड को चला रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ था, 2021 अब ये चल रहा है। 2021 के 15 अगस्त को 75 साल भारत की स्वतंत्रता के पूरे होने वाले हैं। तो इस 75 साल के पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी जी ने गुजरात में अहमदाबाद में 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से पदयात्रा की हरी झंडी दिखाई। पदयात्रा वहां पर आरंभ हुई थी, आप देख सकते हैं फोटो में पदयात्रा शुरू हुई थी। तो ये 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वहां पर एक महोत्सव शुरू हुआ है जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उस महोत्सव का नाम है अमृत महोत्सव। ये अमृत महोत्सव गुजरात से पीएम मोदी ने मतलब वहां की पदयात्रा से शुरुआत की है। इसकी 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर पूरे देश में चलाया जाएगा। और ये कार्यक्रम जो 75वीं वर्षगांठ मनाने का है, ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं चलाया जा रहा है, ये हर राज्यों में चलाया जा रहा है, दिल्ली में भी चलाया जा रहा है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से चला रहे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जो गुजरात से काफी ज्यादा क्लोज थे, उनसे संबंधित थे, तो इसलिए जो गुजरात का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये महोत्सव भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अमृत महोत्सव की बात है। तो अब हम बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और FAO को एक बड़ा पुरस्कार मिला है जो थाईलैंड के राजा के नाम से फेमस है। तो राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 इसको प्रदान किया गया है। और ये विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य मतलब के खास मौके पर इसको दिया गया। और इसका जो मेन पार्ट था वो था मृदा क्षरण रोको और हमारा भविष्य बचाओ। इस थीम को लेकर चलाया जा रहा था भारतीय कृषि अनुसंधान की तरफ से। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था, एक जागरूकता अभियान था। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये इसी क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है, जागरूकता के लिए जो काम करता है मृदा के क्षेत्र में, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है मृदा स्वास्थ्य जागरूकता, इसका विषय ये रहा है। और इसका जो थीम रहा है वो मृदा क्षरण रोको हमारा भविष्य बचाओ। तो FAO और ICAR को ये 2020 का बड़ा पुरस्कार मिला। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। और ये जो शुरुआत की गई थी वहां के राजा जो थाईलैंड के राजा हैं भूमिबोल, उनके नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। तो वर्ल्ड सॉइल डे के खास मौके पर इस पुरस्कार का वितरण ICAR को और FAO को किया गया है। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड्स की। ग्रैमी अवार्ड्स 2021 ये 63वां अवार्ड है, यानी कि 63वां नंबर का है ये 2021 में। ये संपन्न हुआ लॉस एंजल्स कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इसका होस्ट कॉमेडियन और टॉक शो होस्ट ट्रेवर नोआहा ने किया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रैमी अवार्ड्स किस लिए दिया जाता है और ये कितने नंबर का है, यानी कि कौन से नंबर का है। तो 63वां ये अवार्ड है और ये संगीत जगत के लिए दिया जाता है। और 4 मई 1959 को सबसे पहला अवार्ड दिया गया। ये 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, बस
इन 3 बातों को ही आपने ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में जानना है, उसके अलावा आपको इसके बारे में कोई बात जानने का कोई फायदा नहीं है। लॉस एंजल्स इसके बारे में जरूर, ये आयोजन यहां पर हुआ है इस बार, तो ये चीजें आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स की बात आती है, मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये 12 मार्च को लॉन्च हुआ है। ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उसके माध्यम से दिया जाता है। वर्तमान में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से इस चीज को दिया जा रहा है। मेरा राशन मोबाइल ऐप भी इसीलिए लॉन्च किया गया है। तो ये NFSA जो है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसका लक्ष्य है 69 करोड़ लोगों को इसमें शामिल करना। 69 करोड़ लोग इसमें शामिल हो, 69 करोड़ लोग। तो मेरा राशन मोबाइल ऐप की जो शुरुआत है वो इसीलिए की गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड वाला जो मुहिम है भारत सरकार का, उसके तहत इसको चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन यहां से क्या पूछ सकता है आपसे, ये जो मोबाइल ऐप है इसका नाम पूछ सकता है। मेरा राशन जो मोबाइल ऐप है ये आपसे पूछ सकता है। पहली बात, कब शुरू हुआ? 12 मार्च को शुरू हुआ। किसने किया था? ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य से संबंधित जो वितरण मंत्रालय है उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये किस मुहिम के तहत आ रहा है? वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये इसको कवर किया जा रहा है। कितने लोगों को, लाभार्थियों को इसमें शामिल करने की बात हो रही है? 69 करोड़ लाभार्थियों को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली हमारी भारतीय महिला जो है भवानी देवी बनी है। तो इन्होंने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। 23 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले जो टोक्यो ओलंपिक के जो मतलब गेम हैं, जो टोक्यो में ओलंपिक गेम होने वाले हैं, उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो पहली महिला भारतीय भवानी देवी जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। तो ये उनकी फाइल फोटो है भवानी देवी की, आप देख सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उसके बाद भारतीय टीम में स्पिनर है युजवेंद्र चहल। इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी T20 मैच हुए थे, आप सभी ने देखे होंगे इंटरनेशनल मैच, इसको लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, क्रिकेट जगत से, फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स से काफी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम युजवेंद्र चहल है और सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में गेंदबाज विकेट लेने वाले बने हैं ये। उसके बाद फरवरी 2021 में यूएसए ने सऊदी अरब को भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के तौर पर पीछे छोड़ दिया है। यानी अब हमारे लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता वाला देश कौन है? वो है यूएसए, अमेरिका। यानी पहले ये काम सऊदी अरब करता था भारत के लिए, अब यूएसए कर रहा है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक के रूप में है हम लोग। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है भारत तेल के मामले में। और भारत द्वारा तेल का आयात अमेरिका से फरवरी 2021 में 5,45,300 बैरल प्रतिदिन किया गया है। 5,45,300 और हमारे कुल आयात का ये 14% है। आप देख सकते हैं कुल आयात का 14% है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? फरवरी 2021 में हमारा कितने बैरल हमने लिया, हम दुनिया के कहां पर पहुंचते हैं आयातक में तेल के मामले में, और हमारा सबसे बड़ा जो तेल हमें देने वाला देश है वो कौन सा है। तो ये 2, 3, 4 बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने पास नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं राज्यसभा की ओर। राज्यसभा ने एक नया कानून, एक नया विधेयक पास किया है 16 मार्च 2021 को। गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक इसका नाम है। 2020 में ये विधेयक पेश किया गया था। 2021 में 16 मार्च को राज्यसभा में पास हुआ, क्योंकि लोकसभा में ये 17 मार्च को 2020 में पास हो गया था। तो एक साल बाद ये जो है राज्यसभा में पास हुआ है। इसके अंतर्गत जो गर्भपात है उसकी अधिकतम मंजूरी समय सीमा जो 20 हफ्ते थी पहले, उसको बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है। यानी कि ये 24 हफ्ते हो गई है गर्भपात करने की जो समय सीमा थी, जो पहले 20 हफ्ते थी वो बढ़कर 24 हफ्ते कर दी गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक अपने आप में है। तो आप इसके बारे में भी नोट कर सकते हैं कि ये राज्यसभा द्वारा 16 मार्च 2021 को पास हुआ। लेकिन ये जो विधेयक था 2020 में पेश हुआ है, तो इसका नाम गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 है। तो इसलिए जो है इसको आप ध्यान रखेंगे। विश्व जल दिवस अभी हम सब लोगों ने मनाया 22 मार्च को, और इसका जो उद्देश्य होता है वही विश्व भर में पानी के लिए जागरूकता पैदा करना। पानी की निरंतर कमी पूरे विश्व में किस तरह से बढ़ रही है, और यहां तक कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होने जा रहा है। तो
इसीलिए इसकी इस बार जो थीम रखी गई है 2021 की, वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम रखी गई है, जिसको संयुक्त राष्ट्र और अन्य बड़े संगठनों के माध्यम से मनाया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 22 मार्च हमारे लिए वर्ल्ड वाटर डे होता है। 1992 में जो बड़ा पर्यावरण जलवायु सम्मेलन पेरिस में हुआ था, रियो द जेनेरियो में, ये पर्यावरण को लेकर बहुत बड़ा सम्मेलन था जो संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से किया गया। इसलिए यहाँ पर एक चीज मैंने मेंशन कर दी है, UNCED यानी पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, UNCED विश्व जल दिवस को मनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और मतलब 1992 में रियो द जेनेरियो जो पेरिस सम्मेलन है उसमें इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहली बार 1993 में 22 मार्च को मतलब इसका आयोजन हुआ पहली बार। भारत में पीएम मोदी द्वारा इसकी कैच द रेन की शुरुआत की गई और इस मौके पर मोदी जी द्वारा जल शक्ति अभियान की भी शुरुआत की गई। यानी कि कुल मिलाकर जो 1992 का रियो द जेनेरियो में पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन था, उसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात विश्व जल दिवस को लेकर कही जा सकती है। जो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है उसका जो आधार है वो 1993 से शुरू हो चुका है। 1992 में उसकी नींव रखी जा चुकी है। पीएम मोदी द्वारा इस बार कैच द रेन जो एक मतलब अभियान है, जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जो मुहिम है वो भी इस बार शुरू की गई है। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय द्वारा गांधी शांति पुरस्कार का ऐलान हुआ 22 मार्च 2021 को। 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो बांग्लादेश को दिया गया है। वहां के राष्ट्रपिता जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा गांधी शांति पुरस्कार उन्हीं को दिया गया है। 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार द्वारा इस शांति पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ था। ये एक वार्षिक पुरस्कार है, यानी हर साल दिया जाता है। तो ये शेख मुजीबुर रहमान के खाते में गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की तरफ से किस देश को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, तो बांग्लादेश को दिया गया। किस व्यक्ति को दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मतलब एक बड़े व्यक्ति हैं, वहां के राष्ट्रपिता है। लाइक जैसे हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, ऐसे ही वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान है। तो ये 1995 में शुरू हुआ था। किस उपलक्ष्य में? गांधी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये शुरुआत की गई थी। शहीदी दिवस जैसे आप सभी लोग जानते हैं 23 मार्च को मनाया जाता है। 1931 में ये बहुत बड़ा एक दुर्घटना हुई कि भारत के हमारे 3 सपूतों को मतलब फांसी की सजा सुना दी गई। जो भगत सिंह जी हैं, सुखदेव जी हैं, राजगुरु जी हैं, उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो उनके इस बलिदान को याद करने के लिए हम शहीदी दिवस मनाते हैं। 23 मार्च जो है इनके खाते में जाता है। ग्राम उजाला योजना 24 मार्च को वाराणसी में केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह द्वारा शुरू की गई। इस ग्राम उजाला योजना में 10 रुपए में गांव में LED बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे और इस तरह से 5 जिलों को लिया गया है, जिसमें 1.5 करोड़ बल्बों का वितरण किया जाएगा। और खासकर इसमें बिहार का आरा, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, महाराष्ट्र का नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांव हैं, जिसमें 15 मिलियन बल्ब जो हैं वितरित किए जाएंगे, LED बल्ब दिए जाएंगे। तो ये गांव में जो कार्बन उत्सर्जन का काम होता है, जो मतलब 100 वाट के बल्ब जलाए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए बल्बों का वितरण किया जा रहा है और मात्र 10 रुपए में ये किया जाएगा। तो इस योजना के तहत वो सारी बातें होंगी। फिर हम बात करते हैं नवीनतम अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के आंकड़ा आ चुका है। इस सूचकांक में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है, यानी 40 नंबर पर ये आया है। 23 मार्च 2021 को ये जो आंकड़े दिए हैं US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशंस पॉलिसी द्वारा, ये GIPC द्वारा ये ऐलान हुआ है कि भारत का जो स्थान है वो 40वां स्थान है। 40वें नंबर पर भारत जो है आया है। तो ये एक बड़ी बात है कि भारत बौद्धिक संपदा में 40वें स्थान पर है 53 देशों में से। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 25 मार्च को अनाउंस हुआ महाराष्ट्र सरकार द्वारा। आशा भोसले को ये अवार्ड दिया गया। प्रसिद्ध गायिका हैं, इनकी आवाज से हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 1 अप्रैल 2021 को अनाउंस हुआ और साउथ के जो सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनको ये दिया गया। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। 3 मई 2021 को ये दिया जाएगा, मतलब अनाउंसमेंट 1 अप्रैल को हो गई है, दिया जाएगा ये 3 मई को। भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला ये वार्षिक पुरस्कार है और इसमें
दादा साहब की जन्म शताब्दी 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें क्या दिया जाता है, 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिया जाता है। 10 लाख रुपए और मतलब एक स्वर्ण कमल के रूप में यहाँ पर मतलब भेंट दी जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज जब हम 3 अप्रैल तक की बात कर रहे थे, आज तक जो भी हमारा मतलब हमारे देश विदेश में जो भी जगत में जो भी घटनाएं घटी वो सब मैंने आपको बताई। इसके बाद और भी सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप DOI चैनल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।